बंधुओं नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में। और आज आपके समक्ष जिस चर्चा को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं वह समसामयिक चर्चा है और एक प्रांत के चुनाव के संदर्भ में उसका बहुत ही ज़्यादा समाज में और न्यायिक सर्किल्स में बहुत ही चर्चा बनी रही थी, परंतु अभी भी वह कई राज्यों में प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी भी वह समसामयिक विषय के रूप में समाज में चर्चा के विषय के केंद्र बिंदु में अभी भी व्याप्त है। और वह विषय है नागरिकता और वयस्क मताधिकार। तो अब इस विषय पर विशद चर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा मैं एक जिसको कहते हैं भूमिका के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि मतदाता सूची जो होती है उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो कि भारत का नागरिक है मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो अब ये बात आती है कि भारतवर्ष में मतदान से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, कुछ प्रक्रिया है जिसको कि मोटे मोटे रूप से हमको फिर से अपनी स्मृति ताज़ा करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम आते हैं चुनाव किसके लिए किया जाता है। सामान्यतः जो चुनाव का जो पदावली है उसको या पद है या जो टर्म है उसको जो हम यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव या विधान परिषद का चुनाव या स्थानीय निकायों का चुनाव या ग्राम प्रधान का या इत्यादि इसी प्रकार के चुनाव। परंतु मूलतः भारतीय संदर्भ में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और आपका विधान परिषद इसके चुनाव के संबंध में हम अभी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत चुनाव को संपन्न कराने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसे हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं और जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 326 में की गई थी और उसके अंतर्गत और भी प्रावधान है जो कि 329 तक जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का लेखा जोखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक हमको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में फिर से आएगा जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है कि क्या चुनाव आयोग जिन जिन कार्यों को करता है उन कार्यों के बारे में हम थोड़ा सा एक जानकारी ले लें तो बेहतर ना होगा। तो हम सबसे पहले जाने जब चुनाव आयोग की हम लोग बात करते हैं या निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आज की स्थिति में यह 3 सदस्यीय एक संवैधानिक संस्था है। नंबर 2, यह प्रत्येक विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव से पूर्व जिस क्षेत्र विशेष जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं के लिए चुनाव किया जाना होता है उसकी मतदाता सूची को अद्यतन करती है, उसमें संशोधन करती है। तीसरी बात और ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि जब एक लंबे समय से चुनाव के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण हो करके संशोधन नहीं किया गया होता परंतु आंशिक रूप से तात्कालिक रूप से थोड़े थोड़े संशोधन किए गए रहते हैं तो उस मतदाता सूची में संभावना यह रह जाती है कि बहुत ही ज़्यादा त्रुटियां विद्यमान हों। तो ऐसी त्रुटियों का निराकरण करने के लिए मतदाता सूची को संशोधित करने के उद्देश्य से स्पेसिफिक या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गहन समीक्षा की जाती है और इसलिए इसको करने का अधिकार भी हम पाते हैं कि चुनाव आयोग को दिया गया है, चुनाव आयोग को प्राप्त है। क्योंकि चुनाव आयोग का कार्य क्या है? चुनाव आयोग का कार्य है कि वह मतदाता सूची तैयार करे, निष्पक्ष मतदान कराए और वह पारदर्शी रीति से स्वतंत्र रीति से चुनाव को संपन्न कराए। और इसके लिए वह क्या क्या करता है? वह मतदाता सूची तैयार करता है, मतदाता क्षेत्रों का निर्धारण करता है, उनकी सीमा निर्धारित करता है, राजनीतिक दलों को मतदाता के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है और उनकी मान्यताएं समाप्त करता है या उनको जो नवीनीकृत करता है। और जैसे ही चुनाव किसी मतदाता क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में किए जाने के लिए अधिसूचना जारी होती है तो
उसको हम लोग कहते हैं चुनावी आचार संहिता। तो चुनावी आचार संहिता का वह अनुपालन सुनिश्चित करता है। तो ये बात हो गई कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है चुनाव के संदर्भ में। अब ये बात आती है कि मूल रूप से किसी भी चुनाव क्षेत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जो संस्था है या सक्षम पदाधिकारी हैं वह निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग के तीनों अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त जो होते हैं 2, और उसके पश्चात प्रत्येक जिले का जो जिलाधिकारी होता है वह चुनाव आयोग का ही एक डेलीगेटेड अफसर होता है। तो वह जिला में चुनाव अधिकारी के रूप में पदासीन होता है और वह उसका कार्य होता है कि वह जिला विशेष में जितने भी एमएलए और एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी जाती हैं उसमें चुनाव संपन्न कराने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से मुख्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करे। अब बात आती है कि मतदाता सूची जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो कि उस विशेष एमएलए एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत निवास कर रहा है और स्वयं को मतदान में प्रतिभागिता करने के लिए एक दावेदार बताता है, तो उसे किन किन चीज़ों को सिद्ध करना पड़ेगा ताकि वह मतदाता सूची में अपने नाम को अंकन करा सके। तो इसके लिए यह कहा जाता है कि जो कि अधिनियम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 उसके अंतर्गत और फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1955 इसके अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें मूल रूप से यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, नंबर 1, जिसने की नियत तिथि जो तिथि दी जाती है जो कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, यानी कि जिस प्रकार से जिस तिथियों में किसी विशेष कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई चुनाव हो रहा है तो उसमें ये 4 तिथियाँ जब पड़ रही हैं तो उसमें वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हो। दूसरा बात हो गया। तीसरी बात हो गया वह स्वस्थ चित्त होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। माने ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड शुड हैव capacity to understand what decision is going to take. So regarding the selection or you can say the election of a party to rule the state or the nation as the case may be. तो अब हो गया उसका स्वस्थ चित्त होना बहुत ज़रूरी है। और उसके पश्चात वह उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का सामान्यतः निवासी हो जहाँ पर कि वह मतदाता बनना चाह रहा है, तो उसको निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। निवास का जो अपना उस क्षेत्र विशेष में रहने के लिए रहवासी है, वह निवासी है, यह उसे सिद्ध करना पड़ेगा। फिर क्या किसी कानून विशेष ने उसे मतदाता होने से वंचित करने की कोई इस तरह की दिशा निर्देश या आदेश पारित किया है? यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका नाम फॉर्म 6 के माध्यम से उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हो जाता है और वह आवेदन कर सकता है। अब बात आ जाती है कि इसमें ये जो 4 आधार हैं इसमें सबसे पहला है कि वह व्यक्ति भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु विशेष 18 साल की होनी चाहिए, वह स्वस्थ चित्त होना चाहिए और वह उस विशेष क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और वह किसी विधि द्वारा निषेधित न हो कि वह मतदाता नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें आती है सबसे पहले नागरिकता की बात। तो नागरिकता के प्रश्न को निर्धारण करने के लिए पुनः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 की ओर देखते हैं, जहाँ यह कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति भारतवर्ष का नागरिक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिभागिता करने के लिए सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना आवश्यक होगा। इसलिए अनुच्छेद 5 से 11 में उन प्रावधानों को दिया गया है कि जबकि कोई व्यक्ति भारतवर्ष का नागरिक माना जाएगा तो सबसे पहले वो भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए। तो यदि इस प्रश्न के निर्धारण के लिए हम विधिक प्रावधानों को देखें तो यह बताया गया है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था वही भारत का नागरिक होगा। तो नंबर 1 इसको कहते हैं हम जन्म से। दूसरा, भारत के संविधान के लागू होने की तिथि जो 26 जनवरी 1950 है, उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यह जन्म से नागरिकता के लिए दूसरा आधार हो गया। तीसरा, जो 1 जुलाई 1987 के पश्चात भारत में जन्म लिया हो और जिसके की माता और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ये हो गया कैटेगरी नंबर 3।
और कैटेगरी नंबर 4 क्या हो गया कि 7 जनवरी 2004 के उपरांत जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है उनके दोनों माता पिता का भारतीय होना आवश्यक है। या तो वह एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो यह 4 परिस्थितियाँ हो गई। तो कहने को 7 जनवरी 2004 के उपरांत जन्मे व्यक्ति हेतु दोनों माता और पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, एक भारतीय व दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो इन 4 परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक होता है। यह है स्थिति नंबर 1। दूसरा, वह भी भारतीय नागरिक है जो वंश से भारतीय नागरिक है, यानी कि जो व्यक्ति जो विदेश में तो प्रवास कर रहा है परंतु विदेश में जन्म लेता है और उसके पश्चात यह देखा जाता है कि उसके माता पिता भारतीय मूल के हैं या माता पिता में से कोई एक भारतीय मूल के हैं, तो ऐसी स्थिति में वह भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। परंतु उसे भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय विधानों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन के पश्चात उसके आवेदन को सही पाए जाने पर उसे भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है और वह फिर वंश के आधार पर भारतीय नागरिक हो जाता है। तीसरा आधार आता है पंजीकरण के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भारत से बाहर निवास कर रहा है लेकिन वह है भारतीय मूल का, अथवा वह भारतीय मूल का है और वह ऐसा तो स्वतः नहीं है परंतु वह भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का जीवन साथी है, यानी पुरुष है तो पुरुष भारतीय है, उसकी स्त्री पत्नी भारतीय नहीं है तो उसकी जीवन साथी हो गई। और यदि स्त्री है उसका जीवन साथी पुरुष है, वह भारतीय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी में से कोई एक भारतीय होगा तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह आवेदन कर सकते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को भारत में 5 से 7 वर्षों की अवधि के लिए निवास करने की पूर्व अर्हता यह पूर्ण करनी होती है और इसके पश्चात 5 से 7 साल का निवास, 2 में से किसी एक का भारतीय होना, आवेदन किए जाने के पश्चात आवेदन स्वीकार होने पर नागरिकता का प्रदान किया जाना, यह पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति है। अगला होता है नेचुरलाइजेशन। जो पहला हो गया जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा और चौथा नेचुरलाइजेशन माने देशीकरण द्वारा। इसमें कोई भी नागरिक जो भारतवर्ष में कम से कम कोई भी नागरिक मीन्स देयर बाय ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी एन इंडियन सिटीजन बाय ओरिजिन। तो कोई भी नागरिक, विश्व के किसी भी देश का नागरिक जो भारतवर्ष में कम से कम 12 वर्षों के लिए और कहीं कहीं 6 वर्षों के लिए भारत में निवास कर रहा हो और अन्य पात्रताएं पूर्ण कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह देशीयकरण द्वारा आवेदन किए जाने पर भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी रखता है और फिर उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आएगा कि आवेदन कैसे करेंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट है इंडिया सिटीजनशिप online.nic.in, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हार्ड कॉपी में हो जाएगा, उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता है, माता पिता के बारे में प्रमाण पत्र देना पड़ता है, आप रह रहे हैं वांछित अवधि माने 12 वर्षों से लगातार भारतवर्ष की किसी जगह में जहाँ कि आप मतदाता सूची में अपना नाम डालना चाहते हैं, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र और एफिडेविट देना पड़ेगा कि जो भी मैंने सूचनाएं प्रदान की हैं वो सत्य हैं। और इतना करने के पश्चात यदि आप सक्षम अधिकारी के समक्ष या सक्षम फोरम पर अपना आवेदन डालते हैं तो वहाँ से पूरी प्रक्रिया आपको सत्यापन होने के उपरांत आपका देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता प्रदान किए जाने की व्यवस्था कर दी जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न विवादित रहा, जब SIR हो रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ बिहार के लिए, तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने यह कहना शुरू किया कि यह एक तरह से CAA है, परंतु वहाँ पर उन्होंने यह बात कही कि नागरिकता सिद्ध करने के लिए हमको अनायास परेशान होना पड़ेगा, दस्तावेजों को दिखाना पड़ेगा और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे जो सामान्यतः सामान्य व्यक्तियों के पास उपलब्ध होने की संभावना नगण्य के बराबर होती है। ऐसे में बहुत से व्यक्ति जो कि पहले से मतदाता सूची में हैं उनका नाम कट सकता है और उनके साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए बहुत से अन्य दस्तावेज हैं जिसमें उनका नाम, निवास इत्यादि लिखा रहता है, उनको भी आप
यह प्रमाण मान लें कि वह भारत के नागरिक हैं। परंतु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे दस्तावेज जैसे कि आधार, पैन, वोटर आईडी और नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माने जाते। आप इनको मात्र निवास के पते के सत्यापन के रूप में ले सकते हैं, परंतु भारत का जो नागरिक होता है और नागरिक होने के लिए आपको अन्य रीत से अपने को सिद्ध करना पड़ेगा, जैसा कि अनुच्छेद 5 से 11 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, माने आपके पिता इत्यादि, आपके पूर्वज इत्यादि। या यहाँ पर उसने निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि 2003 की मतदाता सूची में आपके किसी रिश्तेदार का नाम हो, जो कि चाहे माता के पक्ष को चाहे पिता के पक्ष को, तो भी आपको मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। यदि आपका नाम पहले मतदाता सूची में नहीं था और आज आप 18 साल के हो गए हैं, आपके पिताजी का, आपके माताजी का, आपके चाचा जी का, आपके दादाजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप भी भारत के नागरिक हैं। ये परोक्ष रूप से इसकी सिद्धि मान ली जाएगी। तो अब यह बात आ गई कि भारत का नागरिक सिद्ध होने का जो सिद्ध भार है वह आवेदक पर ही होगा, और वह भारत का नागरिक नहीं है यह घोषित किए जाने का या अस्वीकार किए जाने का अधिकार निर्वाचन आयोग को होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जो जिस तरीके मैंने आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बताए हैं या जिनके बारे में चर्चा की, उनके अतिरिक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी आया, जिसमें कि यह कहा गया कि वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं और वह अल्पसंख्यक के रूप में उन राज्यों में रह रहे हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और वहाँ उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, तो यदि वे वहाँ से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पलायन करके भारतवर्ष में एक तिथि विशेष में आ गए हैं, और वह तिथि विशेष कही गई 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में यदि आवेदन किया जाता है तो उनके उस आवेदन पर जो है कि वह विचार किया जाएगा, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 की धारा 6B के अधीन उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे नागरिकों द्वारा जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई अल्पसंख्यक होने के नाते धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे और वह 31 दिसंबर 2014 तक पलायन करके भारत भू सीमा में आ गए हैं, तो वे सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन CAA 2019 या सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए जो वेबसाइट है उस पर आवेदन करके अपने को भारत का नागरिक घोषित कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं, और उनके आवेदन पर विचार करने के उपरांत तथ्यों का सत्यापन किए जाने के पश्चात उन्हें भारत का नागरिक होने का एक प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता है और वे भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो अब कहने का अर्थ हो गया कि जो सामान्य रूप से जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नागरिक हो चुके हैं, वे व्यक्ति भारत में मतदाता सूची में अपना नाम इंदराज कराने के लिए, समावेशित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने इस प्रमाण पत्र के साथ अपने आयु का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, अपने स्वस्थ चित्त होने की का प्रमाण पत्र और अद्यतन चित्र के साथ फॉर्म 6 भर करके BLO को देना पड़ेगा, और उस पर फॉर्म पर आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर स्वयं अथवा अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से करा करके उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात मतदाता सूची में अपने नाम का अंकन या समावेश कराने का अवसर प्राप्त होता है। अब ये बात सामने निकल के आई कि जब कोई भी व्यक्ति भारत का सर्वप्रथम नागरिक है किसी भी रीत से, जैसा मैंने पहले बताया, या वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, वयस्क हो जाता है किसी तिथि विशेष पर, जबकि आपका मतदाता सूची का संशोधन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में
यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जिन जिन प्रमाणों को प्रस्तुत करेगा वह होंगे उसके भारतीय नागरिक होने के प्रमाण, उसके वयस्क होने के प्रमाण, उसके स्वस्थचित्त होने की घोषणा, उसके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष में निवास करने का प्रमाण पत्र, और यह कि किसी अन्य विधि द्वारा या किसी विधि द्वारा वह मतदाता होने के लिए अनर्ह यानी कि उसे नॉन एलिजिबल घोषित न कर दिया गया हो। यदि ऐसी चीज़ें हैं तो वह भारतीय व्यवस्था में चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची में अपने नाम को अंकित कराने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से BLO और BLA के माध्यम से सहायता लेकर के वह आवेदन कर सकता है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। तो अब यह बात हो गई कि सर्वप्रथम यदि वह अन्य अर्हताएँ रखता भी है, माने वह वयस्क भी है, स्वस्थ चित्त भी है, निवास भी कर रहा है, निषेधित भी नहीं है, परंतु भारत का नागरिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं करा सकता और भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में सहभागिता नहीं कर सकता। तो यह बात हो गई कि जब भारतवर्ष में कोई व्यक्ति भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में मतदाता सूची बनाई जा रही ते समय अपना नाम उसमें सम्मिलित कराना चाहता है तो यह कह दिया गया कि नागरिकता की परम आवश्यकता होती है। विवाद की स्थिति में चुनाव आयोग नहीं वरन गृह मंत्रालय यह निश्चित करता है कि कोई व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं, भारतीय नागरिक है कि नहीं। संक्षेप में कहें तो नागरिक नहीं तो वह मताधिकार प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं होगा। यह कह सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक जो भारतवर्ष का है वह यदि अन्य शर्तें पूर्ण करता है तो वह मतदाता हो सकता है, परंतु अन्य शर्तें पूर्ण करने वाला व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है तो वह मतदाता नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब हो गया भारतवर्ष में, जो कि यह बताता है कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति मात्र एक नागरिकता रख सकता है। यदि वह भारतीय नागरिक है तो वह अन्य शर्तों को, जिसमें कि आयु संबंधी, निवास संबंधी और स्वस्थ चित्तता संबंधी और निषेधित न किए जाने संबंधी प्रावधान निहित होते हैं, के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकता है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है, यह स्पष्ट कर देना कि जो भ्रांति बनाई गई है कि जी हाँ यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति नागरिक हो, यह आवश्यक नहीं है कि नागरिकता का प्रमाण उस व्यक्ति को द्वारा दिया जाना चाहिए जो कि मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराया जाता है। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी समथिंग और हु क्लेम्स अबाउट समथिंग। यह साक्ष्य का स्थापित नियम है। यह कोई भी व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में कोई दावा करता है तो उस दावा करने वाले व्यक्ति पर यह सिद्ध भार जाता है कि वह सिद्ध करे कि जो वह दावा कर रहा है उस दावे के पक्ष में उसके पास समुचित प्रमाण है। तो इस चर्चा का पूर्ण निष्कर्ष यह निकल के आया कि जब कोई व्यक्ति भारतवर्ष में निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत अपने को मतदाता सूची में निर्वाचक के रूप में, मतदाता के रूप में सम्मिलित कराना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह भारतीय नागरिक है किसी भी रीत से, जैसा संविधान सम्मत है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो 2019 में आया, या तो उसके अंतर्गत उसे देशीकरण द्वारा या अनुमति द्वारा भारत का नागरिक बनाया गया है और वह फिर अन्य अर्हताएँ पूर्ण करता है। तो ऐसी स्थिति में वह भारतवर्ष के मतदाता सूची में अपना नाम रख सकता है। हाँ, ध्यान देने योग्य बात है कि पैन, आधार और अन्य जो प्रमाण पत्र हैं जो कि पहचान संबंधी होते हैं, उनसे मात्र आपकी निवास की स्थिति और आपकी भौतिक पहचान की ही संपुष्टि होती है, आपके नागरिक होने की संपुष्टि नहीं होती है। यह बात उच्चतम न्यायालय बारंबार कह चुका है। इस चर्चा के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतवर्ष में नागरिक होने के लिए भारतीय नागरिक होना सर्वप्रथम आवश्यकताएं हैं और अन्य आवश्यकताएं उसके बाद अस्तित्व में या प्रभाव में आती हैं। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को
प्यार दीजिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसको फॉरवर्ड करिएगा और ऐसे ही आपके सूचनापरक जो पॉडकास्ट हैं वह मैं अपलोड करता रहूँगा। कृपया अपना सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद।